अंजलि की शादी को 3 साल बीत चुके थे। जब से उसकी शादी हुई थी तब से वो कभी इस स्टेट में तो कभी किसी स्टेट में इसी तरह घूम रही थी, क्योंकि उसका हस्बैंड आदित्य एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। इस बार आदित्य का ट्रांसफर भोपाल में हुआ था। उन्हें इस बार एक बहुत बड़ा सुंदर विला अलॉट हुआ। इस बार अंजलि खुश थी, क्योंकि ट्रांसफर के साथ साथ इस बार आदित्य का प्रमोशन भी हुआ था। कुछ महीनों पहले ही मिस्टर बख्शी का प्रमोशन हुआ था। मिस्टर बख्शी आदित्य के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी पत्नी के साथ अंजलि की खूब जमती थी, तो इसलिए वो बहुत खुश थी। पहली बार गवर्नमेंट ने तुम्हारा ट्रांसफ़र किसी अच्छी जगह पर किया है। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मिसेस बख्शी के पास जाऊंगी। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया था। जब घर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो हम भी उन्हें इनवाइट करेंगे। ओके, मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा हूँ। अगर तुम्हें भी साथ चलना है तो चलो, थोड़ी कंपनी दे दूंगा। ओके, तुम रुको, मैं बस पर्स लेकर आती हूँ। अंजलि अंदर से अपना पर्स लेकर आई और आदित्य के साथ निकल गई। मिसेस बख्शी का विला उनके विला के पास ही था। अंजलि मिसेस बख्शी के घर गई तो उन्होंने उसका बहुत अच्छा वेलकम किया। अच्छा हुआ अंजलि कि आदित्य का ट्रांसफ़र यहाँ पर हो गया, वरना मैं तो यहाँ पर इतनी बोर हो गई थी। अच्छा, वैसे तुम्हारा विला नंबर कौन सा है? विला नंबर 17 है। एक बार घर अच्छे से सेट हो जाए फिर आप जरूर आना। क्या बोला तुमने? मैंने कहा कि एक बार घर अच्छे से सेट हो जाए आप जरूर आना। नहीं नहीं, तुमने कहा कि तुम्हारा विला नंबर 17 मिला है। तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें इस विला के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप प्लीज इस तरह गोलमोल बातें मत घुमाओ। जो भी बात है प्लीज बता दो ना। आपकी ऐसी बातों से मुझे डर लगना शुरू हो गया है। अरे, विला नंबर 17? मैं तो बहुत साल पहले बैनर्जी फैमिली रहती थी। एक दिन वो अपने किसी फैमिली फ्रेंड से फंक्शन में गए थे और जब वापस आए तो उनकी बड़ी बहू की मौत हो चुकी थी। उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी और उसके पूरे घर में काले जादू का सामान था। उनका कहना था कि उनकी बड़ी बहू अक्सर ये सब चीजें करती रहती थी और इसी वजह से उसका हस्बैंड उसे छोड़ना भी चाहता था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली ने उस विला को छोड़ दिया। पर उसके बाद जो भी फैमिली वहां रहने के लिए आई वो ज्यादा दिन तक उस विला में नहीं रह पाई। क्या? देखो, आप मुझे डराओ मत। मुझे वैसे भी इन चीजों से बहुत डर लगता है। अरे, मैं तुम्हें डरा नहीं रही। सब कहते हैं कि वो विला हॉन्टेड है, लेकिन एक बात अजीब है कि सब कहते हैं कि वहां पर सबको एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। अब वो बच्चा कौन है ये कोई नहीं जानता। किसी ने भी वहां पर मिसेस बनर्जी की स्पिरिट को कभी नहीं देखा। बस दिखता है तो सिर्फ एक बच्चा। लेकिन मैं तो तुम्हें कहूंगी कि एक रिक्वेस्ट डाल दो कि तुम्हारा विला नंबर चेंज कर दे। रिस्क मत लो। मिसेस बक्सी की यह बात सुनकर अंजलि बहुत डर गई। वो थोड़ी देर बाद घर आकर बैठी तो उसके दिमाग में पूरा दिन वही बात चलती रही। वो पूरा दिन कोई काम भी नहीं कर पाई। शाम को जब आदित्य ऑफिस से घर आया तो घर की हालत देखकर उसे लगा कि उसकी तबीयत खराब है। अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? घर को जैसे छोड़कर गया था बिल्कुल वैसा ही है। आदित्य, आज जब मैं मिसेस बख्शी के घर गई थी तो उन्होंने बताया कि यह घर हॉन्टेड है। जो भी फैमिली यहाँ पर रहने आई उन्हें यहाँ पर किसी बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है और एक लेडी ने अपनी जान भी ले ली थी इस विला में। तुम प्लीज अपनी डिपार्टमेंट से ये विला चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दो। अरे यार, तुम भी कैसी बातें करती हो? किसी की भी बातों में आ जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, और अगर होता तो विला हमें मिलता ही नहीं। और वैसे भी अभी अभी मेरा प्रमोशन हुआ है तो मैं ऐसे ही सब चीज़ें नहीं करना चाहता। तुम ज़्यादा सोचो मत, रेस्ट करो। आज मैं खाना भी बाहर से ही ऑर्डर कर लेता हूँ। आदित्य ने खाना ऑर्डर किया और उन दोनों ने खाना खाया। पहली रात तो उसे घर में बहुत अच्छे से बीत गई, लेकिन असली खेल तो उसकी अगली रात से होना शुरू हुआ। शाम का टाइम था, लगभग 6:30 बज रहे होंगे।
आदित्य ने कहा था कि वो आज लेट आएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था। तो अंजलि ने सोचा कि जब तक आदित्य घर आएगा तब तक मैं डिनर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। वो किचन में खाना बना रही थी। घर में सबसे पहले कुछ मीठा बनाने की रिवाज होता है, तो उसने हलवा बनाना शुरू किया। पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? बच्चे की रोने की आवाज सुनकर अंजलि हैरान रह गई, क्योंकि उसके अलावा तो वहां पर मेड भी नहीं थी और किसी बच्चे के रोने की आवाज आने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसे लगा शायद यह उसके मन का वहम है, इसलिए उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। तभी उसके किचन की खिड़की पर नॉक हुआ। उसने पलट कर देखा तो कोई नहीं था। तभी उसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसे लगा कि कहीं कोई चोर नहीं आ गया हो, इसलिए वह बाहर गार्डन में देखने चली गई। देखा तो गार्डन में नया पौधा गिरकर टूट गया था। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकी तो उसकी नज़र गार्डन के गेट पर पड़ी। घर की दीवार के पीछे से छिपकर कोई उसे झांक झांक कर देख रहा था। थोड़ा अंधेरा हो गया था तो उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो एक बच्चा था, लेकिन आम बच्चे जैसा नहीं, भयानक और कटा फटा चेहरा, लाल आंखें और कपड़े भी फटे हुए थे। उम्र महज 3 साढ़े 3 साल होगी। उसने रोते हुए उसकी तरफ देखा और वहां से भाग गया। अंजलि ने हिम्मत करके आगे की तरफ जाकर देखा। वो वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे मिसेस बख्शी की कही हुई बातें याद आ गई। वो जल्दी से हांफती हुई घर के अंदर आई। वो इतनी डर गई थी कि तुरंत आदित्य को फोन किया, लेकिन आदित्य का फोन नहीं लग रहा था। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आई। उसने जाकर देखा तो हलवे की कढ़ाई नीचे फर्श पर गिरी हुई थी और सारा हलवा जमीन पर फैल गया था। तभी उसे फिर से वहां पर किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर इस बार वो बहुत बुरी तरह घबरा गई। तभी उसे किचन के फ्लोर पर छोटे बच्चे के पैरों के निशान दिखाई दिए, जो अभी अभी उसके सामने बन रहे थे, जैसे कोई बच्चा अभी कीचड़ से खेलकर आया हो और उसकी किचन में दौड़ रहा है। और दौड़ते दौड़ते वो पैरों के निशान किचन से बाहर खिड़की की तरफ चले गए। यह देखकर अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। वो इतनी डर गई कि तुरंत ही सब कुछ छोड़कर घर के बाहर जाकर बैठ गई और आदित्य के आने का इंतजार करने लगी। वो आदित्य को कॉल करने लगी, लेकिन आदित्य के पास कॉल भी नहीं लग रही थी। अंजलि को बार बार वहां पर किसी बच्चे के होने का आभास हो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद आदित्य घर आया तो अंजलि को घर के बाहर बैठा हुआ देखकर वो भी हैरान रह गया। अरे, ये तुम यहाँ पर घर के बाहर क्यों बैठी हो? वो अंदर कोई है, वही बच्चा जिसके बारे में मिसेस बख्शी ने बताया था। प्लीज यहाँ से चलो, हम अंदर नहीं जाएंगे। अरे यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर ये सारी बातें कैसे कर लेती हो? कैसे भरोसा कर सकती हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसे कोई बहम नहीं है। देखो, वैसे भी इस घर में एक लेडी ने अपनी जान दे दी थी और पता नहीं ये बच्चा मुझे क्यों नजर आ रहा है। शायद वो नहीं चाहता था कि हम इस घर में रहें। प्लीज तुम चलो यहाँ से, और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो किचन में आओ मेरे साथ। उसके पैरों के निशान है वहां पर, और उसने किचन में रखी हुई हलवे की कढ़ाई भी नीचे गिरा दी थी। अभी भी किचन में सब फैला हुआ है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अंजलि आदित्य को खींचकर किचन में लेकर गई, लेकिन जब वो किचन में पहुंची तो वहां पर किसी बच्चे के पैरों के निशान नहीं थे और किचन में बिल्कुल साफ था। खाना भी अपनी जगह पर रखा हुआ था। इसे देखकर अंजलि के होश उड़ गए। ये कैसे हो गया? अभी तो सब कुछ यहाँ पर फैला हुआ था और बच्चों के पैरों के निशान भी नहीं है अब यहाँ। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ आदित्य। रिलैक्स हो जाओ अंजलि, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऊपर चलो और थोड़ी देर आराम करो। घर शिफ्ट करने की थकान में तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। आदित्य अंजलि को ऊपर कमरे में ले गया और वहीं पर खाना भी ले आया।
वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी खाना खाते खाते अचानक अंजलि को उल्टी जैसा मन हो गया। वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में गई और उसे वॉमिटिंग होनी शुरू। तभी अंजलि ने देखा कि उसके मुंह से खून गिर रहा है और उसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं। तभी डर के मारे अचानक अंजलि का ध्यान वॉश बेसिन पर लगे शीशे पर पड़ा तो उसके पीछे वही बच्चा खड़ा दिखाई दिया जो भयानक तरीके से हंसते हुए उसे ही देख रहा था। अंजलि पूरी तरह से डर गई। वो शीशे में देख रही थी कि वो बच्चा उसी की ओर बढ़ रहा है। वो जोर जोर से चीखने लगी और डर के मारे उसने शीशे पर वहां रखी शैम्पू की बोतल दे मारी और वो शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके चिल्लाने और शीशे के टूटने की तेज आवाज सुनकर आदित्य भी जल्दी से वहां आया तो देखा कि बाथरूम के फर्श पर कांच बिखरा हुआ है और अंजलि जोर जोर से चिल्ला रही है। वो उसे पकड़कर जल्दी से बाहर लेकर आया और बेड पर लिटा दिया। वो बच्चा वहीं पर था आदित्य, मैंने देखा उसे। प्लीज स्टॉप इट। पता नहीं ये मिसेस बख्शी ने तुम्हें कौन सी कहानी सुना दी। अच्छा होता जो तुम उनसे मिलने ही नहीं जाती। पता नहीं क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आदित्य ने डॉक्टर को कॉल किया और थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर अंजलि का चेकअप करने के लिए घर पर आए। उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या बात है डॉक्टर, आप इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराने की ही तो बात है। अरे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्दी उसके घर में खुशियां आने वाली हैं। क्या? ओह माय गॉड, ये तो आपने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ सुना दी। लेकिन क्या इसी की वजह से अंजलि को बार बार भ्रम हो रहे हैं? हाँ हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप चिंता मत करो। मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं। आप अपनी वाइफ को टाइम टाइम पर देते रहना तो उनका स्ट्रेस नहीं होगा और ऐसे ख्याल भी नहीं आएंगे। डॉक्टर की यह बात सुनकर वो दोनों ही बहुत खुश हुए। शादी के 3 साल बाद आज उन्हें यह इतनी बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन वो नहीं जानते थे क्योंकि उनकी ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। उस रात अंजलि दवाई खाकर सो गई, लेकिन सोते हुए उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। ऐसे कोई लगातार उसके कान में तेजी से कुछ फुसफुसा रहा हो। वो आवाज इतनी बढ़ गई कि अचानक अंजलि की नींद टूट गई। उसने सामने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे कमरे में रखी अलमारी की तरफ से कुछ खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई लगातार अलमारी पर टक टक की आवाजें कर रहा हो। उसने हिम्मत करके अलमारी की तरफ मुंह कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहीं बच्चा अलमारी के ऊपर बैठा हुआ और अपने पैरों को हिलाते हुए बार बार अलमारी पर मार रहा था, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसे देखकर अंजलि का पूरा शरीर डर से कांप गया। तभी अलमारी पर बैठा हुआ वो बच्चा अंजलि को देखकर हंसने लगा। वहां से बैठा हुआ सीधा अलमारी से नीचे कूद गया और अपने शरीर को उल्टा मोड़कर हाथ पैर केवल चलाता हुआ अंजलि की तरफ बढ़ने लगा। तभी डर के मारे अंजलि जोर से चिल्लाई। आदित्य की नींद खुल गई और वो बच्चा फिर से कहीं गायब हो गया। क्या हुआ अंजलि? आर यू ऑल राइट? वो बच्चा। प्लीज स्टॉप इट। यार कोई बच्चा नहीं है, यहाँ पर आराम से सो जाओ। मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है, तो प्लीज मेरी नींद मत खराब करो। हर बार की तरह इस बार भी आदित्य ने अंजलि को इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ उसके साथ ये हादसे और ज़्यादा बढ़ने लगे। उसकी प्रेगनेंसी का यह 6वां महीना चल रहा था। शाम का समय था, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। वो घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए आई थी। कपड़े सुखाते हुए वो हल्की आवाज में गाना गुनगुनाने लगी। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्चा उसकी ओर आ रहा था, लेकिन इस बार बहुत गुस्से में था, जैसे उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ हो और वो इसका बदला लेना चाहता हो। अंजलि को देखकर उसकी तरफ बड़ी तेजी से आने लगा। डर के मारे अंजलि सीढ़ियों की तरफ भागी और उसका पैर मुड़ गया। वो सीढ़ियों से गिरते गिरते सीधा नीचे जाकर गिरी। गिरते ही वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद आदित्य घर आया तो अंजलि को जमीन पर बेहोशी की हालत में देखा।
उसका सर से खून निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वो बहुत डर गया। वो तुरंत ही अंजलि को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? देखिए, हमने कोशिश करके आपकी वाइफ को तो बचा लिया, लेकिन आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। और क्या डॉक्टर? गिरने की वजह से उनका मिसकैरेज हुआ है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई हैं। मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब आपकी वाइफ दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर आदित्य अंदर तक हिल गया, और जब ये बात अंजलि को पता चली तो मानो वो तो जैसे पागल हो गई हो। एक तो पहले ही उसके मन में उसके बच्चे को खो जाने का दुख था, ऊपर से ये दुख और कि अब वो फिर कभी माँ नहीं बन पाएगी। इस बात ने जैसे उसे अंदर से पूरी तरह खत्म कर दिया। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। दिन में कभी खाया तो खाया, वरना 2-3 दिन तक भूखी रहती। आदित्य से उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ वो विला छोड़कर कहीं और रहेगा। जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, और यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी जो हालत हो गई मुझसे देखी नहीं जा रही। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम ये घर छोड़ देंगे। जब से अंजलि का मिसकैरेज हुआ था तब से अंजलि को वो बच्चा घर पे कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन जब आदित्य ने घर को छोड़ने की बात कही तो अचानक वो बच्चा अलमारी के पीछे छिपकर अंजलि की तरफ झांकने लगा। अंजलि को महसूस हुआ कि कोई उसे अलमारी के पीछे से झांक झांक कर देख रहा है, तो उसने उस ओर देखा तो उस बच्चे की आंखों से आंसू आ रहे थे, जैसे वो उन्हें चाहता था अंजलि उस घर को छोड़कर ना जाए। नहीं, नहीं आदित्य, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लाइफ में प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ता है। तुम चिंता मत करो, मैं पहले से ही ठीक हो जाऊंगी और धीरे धीरे और ठीक हो जाऊंगी। अंजलि की यह बात सुनकर उस बच्चे के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अंजलि ने उसकी ओर देखा तो चेहरे पर आंसुओं के सूखे हुए निशान थे और एक मुस्कुराहट थी। अंजलि के मन में अब सवाल उठने लगे कि आखिर जब इस घर में मौत हुई उस लेडी की, तो उसे वो बच्चा क्यों दिखाई दे रहा है और वो बच्चा कौन है। अब अंजलि उसकी कहानी जानना चाहती थी। अगले दिन आदित्य ऑफिस गया तो शाम के समय अंजलि गार्डन में नए पौधे लगा रही थी। तभी वो समझ गई कि वही बच्चा छुप छुप कर उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वही बच्चा गार्डन में लगे एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रहा था। अंजलि समझ चुकी थी कि वो उसे बताना चाहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। अंजलि को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बातें करना चाहते हो। अंजलि को लगा कि उसके ऐसा बोलने पर वो उसके पास आएगा, लेकिन तभी वो कहीं गायब हो गया। अंजलि को कुछ समझ नहीं आया। तभी कुछ दिन बाद वो अपने गार्डन में बैठकर अपनी शाम की कॉफी एंजॉय कर रही थी और उसके सामने कुछ स्नैक और मिठाई रखी थी। तभी फिर से वो बच्चा दिखाई दिया। वो खाने की तरफ देख रहा था। तुम्हें खाना है ये? बच्चे ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अंजलि ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। तभी प्लेट से एक लड्डू अचानक कम हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बातें करना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ। अंजलि की यह बात सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो अंजलि की तरफ बढ़ा था और उसने उठाकर अंजलि के माथे पर अपना हाथ रखा। तभी अंजलि को कुछ ऐसा पता चला जिसे जानकर उसकी रूह कांप गई। तो दोस्तों, आज की मेरी ये हॉरर स्टोरी कच्चा कलवा यहीं समाप्त होती है। मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलोइंग करें। और हाँ, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आप इसका पार्ट 2 सुनना चाहते हैं या नहीं। धन्यवाद।